बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अतीक खालिद धन्याल। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लोक विरसा। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे जो पुरानी सकाफ़त है, जो पक्के लोग हुआ करते थे और कच्चे मकान हुआ करते थे, वो चीज़ें आज हमने आपके सामने रखनी हैं। और वो चीज़ें भी आपको दिखाएंगे कि जो पहले जो वक्त हुआ करता था, किस तरह के लोग हुआ करते थे। हर सूबे की कल्चर यहाँ पे मौजूद है, वो चीज़ें सारी हम आपको दिखाएंगे। तो थोड़ा-सा उससे पहले हम यहाँ पे डायरेक्टर म्यूज़ियम हैं लोक विरसा के अनवारुल हक साहब, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे कि ये यहाँ पे कितने सूबे की कहाँ-कहाँ की सकाफ़त मौजूद है और कितने लोग यहाँ पे आते हैं और उसका प्रोसीजर क्या होता है, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। आपको भी उनसे जो भी सूरत हाल है हम आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले बताइएगा कि कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है? जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, थैंक अच्छा, यू। आप यहाँ पे मौजूद हैं, रोज़ाना ये चीज़ें देखते तो आपको दिल में ख़्याल तो आता होगा कि ये चीज़ें वापस दोबारा से आ जाएँ, ये सारा कुछ? देखिए, पहली बात ये है कि हम एक आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम नहीं है। आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम वो होते हैं जो पुरानी तहज़ीब हुँ, दिखाते हैं। हम लोक विरसा का जो डोमेन है और ख़ास तौर पे इस म्यूज़ियम का, इसका नाम है विरसा म्यूज़ियम। हुँ, हुँ, और इसमें हम लिविंग कल्चर को, हुँ, जो आज भी आप किसी गाँव में चले जाएँ, गाँव में कहीं भी किसी जगह पे आप चले हुँ, जाएँ, आपको इवन रिमोट एरिया में चले जाएँ, हुँ, तो आपको जो कल्चर वहाँ प्रैक्टिस हो रहा होगा, लोग कैसे रहते हैं, उनकी स्टोरी टेलिंग कैसे करते हैं, वो खाना कैसे बनाते हैं, उनके घर कैसे होते हैं, हुँ, ये सारी चीज़ें आज भी इसी तरह ज़िंदा आपको हैं। नज़र आएँगी। हुँ, तो हमारा मकसद ये था कि इस्लामाबाद में एक ऐसा म्यूज़ियम का क़याम अमल में लाया जाए, हुँ, जिसमें ना सिर्फ़ पाकिस्तानी बल्कि वो फ़ॉरेनर्स जो दूसरे मुल्कों से आते हैं, हुँ, हुँ, वो जब आएँ और ये देखेंगे पाकिस्तान का जो कल्चर है वो कितना डाइवर्स है हुँ, और इसमें यूनिटी कितनी है। क्योंकि हमारे यहाँ इस म्यूज़ियम में आप देखेंगे चारों सूबे, हुँ, हुँ, इसमें गिलगित बल्तिस्तान, हुँ, आज़ाद आज़ाद कश्मीर कश्मीर। और दूसरे दूर दराज़ इलाके जो हैं, उसमें यहाँ पे आप चोलिस्तान को देखेंगे, उनके जो रिचुअल्स हैं वो हुँ, भी हुँ, आपको डेमोंस्ट्रेटिव है नज़र हुँ, आएँगे। यहाँ पे थरपारकर है, यहाँ पे कैलाश है। तो कौन-सा ऐसा इलाका है पाकिस्तान का जिसकी हमने डेमोंस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं की? अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, लोग यहाँ पे आते हैं और वो जब जब अपने गाँव से यहाँ पे शहर में आते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वो चीज़ें देखने के लिए यहाँ पे आते हैं, उनका रिएक्शन क्या होता है? देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि चूँकि हम आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम नहीं हैं, हुँ, तो लोग उस म्यूज़ियम से इंटरैक्ट करते हैं बाकायदा हुँ, से। हुँ, जब आते हैं उनको ये लग रहा होता है कि वो इस म्यूज़ियम से, इनके डिस्प्ले से बातें कर रहे हैं। हुँ, हुँ, क्योंकि हमारा लिविंग कल्चर की डेमोंस्ट्रेशन है हुँ, हुँ, और दूसरी ये है कि जो हमारा थ्री डायमेंशनल वे में बना हुआ है, हुँ, हुँ, तो ऐसा लगता है कि जो ये स्टैचूज़ यहाँ बने हुए हैं, ये आपसे बात कर रहे हैं और हुँ, अपने बारे में आपको बता रहे हैं। फिर इसके अलावा हमने विजुअल जो हम दिखा रहे हुँ, होते हुँ, हैं, हर डिस्प्ले के ऊपर फ़र्ज़ करेंगे चोलिस्तान का डिस्प्ले है, तो उसकी पूरी एक कल्चर डॉक्यूमेंट्री सही। साथ दिखा रहे होते हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख़्याल है कोई किसी भी ऐसे पाकिस्तान के बंदे को, बाहर के तो ज़ाहिर है होंगे, हुँ, लेकिन पाकिस्तानियों को ये लग रहा होगा कि पूरे पाकिस्तान का हमने विज़िट किया है। हुँ, हुँ। जैसे ही वो विरसा म्यूज़ियम जो में आएँगे। अच्छा, जो नई-नई चीज़ आपको मिलती है, वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, आवाम के लिए छोड़ देते हैं, बना देते हैं? बिल्कुल, देखिए ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, हुँ, ये ग्रेजुअल है। देखें, हमने जो भी म्यूज़ियम बनाया उसमें कम्युनिटी के साथ मिलके, अगर मैंने बलूचिस्तान के किसी डिस्प्ले की बात करूँ, आपने देखा होगा हज़ार की डिस्प्ले यहाँ पे हुँ, है, हुँ, जो बलूचिस्तान में कुछ लोग रहते हैं, हुँ, हुँ, और उनका है, तो हमने उनकी कम्युनिटी के साथ मिल के हुँ, ये रिसर्च बेस्ड सारा काम हुआ है। तो ये साथ-साथ चलता रहता है। अगर फ़र्ज़ करें कोई हमें इंडिकेट करता है कि इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो हम वो इम्प्रूवमेंट करते हैं। अच्छा। और यही इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है एक विज़िटर के लिए, कि हुँ। वो आप के देखे कि जी, क्या उसमें नई चीज़ क्या आई है। अच्छा, म्यूज़ियम में रोज़ाना कितनी तादाद में लोग यहाँ पे आते होते हैं? कोई इसमें आप एंट्री वगैरह होती है? कोई आपको पता चलता रहता है कि रोज़ाना कितनी तादाद में लोग यहाँ पे आते हैं? जी, देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये सबसे लार्जेस्ट म्यूज़ियम है, हुँ, जो हुँ। लोग जिसको विज़िट करते हैं। हमारी जो पर मंथ इसकी रेशो है, टर्नओवर है, वो 1 लाख के करीब 1 है। लाख पर मंथ इसमें लोग लोक हैं। विरसा के 2 म्यूज़ियम्स हुँ, हैं। हुँ, एक म्यूज़ियम है विरसा म्यूज़ियम, जिस हुँ, पे आप अभी डॉक्यूमेंट्री कर रहे हुँ, हैं, हुँ, और दूसरा है पाकिस्तान मॉन्यूमेंट म्यूज़ियम, हुँ, जिसमें फ्रीडम मूवमेंट और तहरीक आज़ादी
के हवाले से डिस्प्ले हैं। अगर दोनों म्यूज़ियम का हम डाटा आपको दें तो पर मंथ जो है वो 1 लाख के करीब इसके विजिटर्स हैं, और ये सबसे ज़्यादा किसी भी म्यूज़ियम का रेशो है। की कितनी तादाद होती है वो बीच में मिला के आप बता नहीं, रहे मैं हैं? सबका मिला के आपको मिला कह रहा के यानी हूँ, कि इसमें फॉरेनर्स भी हैं, इसमें जनरल पब्लिक भी है, इसमें डेलीगेशन जो हमारे पास आते हैं वो भी हैं, इसमें यूथ हैं और इसमें स्टूडेंट्स हैं। पूरे मुल्क से लोग आते हैं यहाँ पे, और फिर फॉरेन डेलीगेशन, इसमें फॉरेन ऑफिस की हम लिस्ट पे हैं, इसमें आर्म फोर्सेस के जितने हेडक्वार्टर्स हैं उनकी जो डेलीगेशंस आते हैं उनकी लिस्ट में हैं, तो फॉरेनर्स भी इसमें शामिल हैं। अच्छा, आम आदमी ये जो कल्चर देखने के लिए आता है, क्या उनके लिए कोई फ़ीस होती है या ये कितनी फ़ीस होती है? देखिए, यहाँ पे 2 कैटेगरीज़ के टिकट हैं, क्योंकि ये सेल्फ जनरेशन में म्यूज़ियम चल रहा है, इसमें गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं है, गवर्नमेंट ने बनाया है, लेकिन हम इसको आप देखें ये 60,000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया है इसका, यानी 25 गैलरीज़ हैं इसकी, और ये अगर हम इसको कहें तो 18,000 मीटर के करीब इसका रकबा है। तो इतने बड़े म्यूज़ियम की सिक्योरिटी, उसके डिस्प्लेज़ की मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी मैनेजमेंट, उसके खर्चा आता है। तो इसका जो टिकट है वो फॉरनर्स का 800 रुपीज़ पर हेड है, और पाकिस्तानियों के लिए ये सिर्फ 50 रुपीज़ पर हेड है। अच्छा, 50 रुपये, 50 रुपये, और जो स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंटेड है 20 रुपीज़ पर ये हेड। तो इंतहाई मुनासिब है, जिसमें इंतहाई मुनासिब कम पैसों में ख़ास तौर पे आजकल के लिहाज से। हाँ बिल्कुल, और ये समझ लें कि फ्री है, क्योंकि आजकल के लिहाज से जैसे कि आपने कहा महंगाई भी है, जी। तो उस दौरान अगर देखा जाए इंतहाई कम है, और इंतहाई कम पैसों में पूरा कल्चर देख लेते जी, हैं। बिल्कुल। और उसमें जो दूर दराज के इलाके हैं ख़ास करके, तो उन दूर दराज इलाकों के क्या सूरत हाल होती है, जो वहाँ पे आपने देखा कि जैसे पानी भरना और वहाँ पे बकरियाँ और ये चीज़ें सारा की जो पुरानी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें याद ताज़ा हो जाती है, क्योंकि कुछ लोग जो हमने भी देखी ये चीज़ें, तो बड़ा मज़ा आता है ये देख के। तो मतलब 20 रुपये मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसके लिए जो आपने यहाँ पे ये बनाया, तो ये कितना एक अमला है आपके पास यहाँ पे इसकी सिक्योरिटी के लिए? देखिए, सिक्योरिटी तो हमारी हार्ड सिक्योरिटी है, ज़रा प्रोफेशनल सिक्योरिटी है। उसके अलावा अगर टोटल अगर मैं म्यूज़ियम के लोग बताऊं तो तकरीबन 20-25 से ज़्यादा नहीं है। तो वो चूँकि डेडिकेटेड लोग हैं, सारे ट्रेंड लोग हैं, उन्होंने सारा काम पता होता है कैसे करना है, तो ये हम मैनेज इतनी स्टाफ के साथ हम कर सकते हैं। और दूसरी एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस म्यूज़ियम की ख़ास बात यह है कि ना सिर्फ पाकिस्तान का कल्चर, बल्कि आप देखेंगे जब आप डॉक्यूमेंट्री कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि इसमें वो ममालिक जिनके साथ पाकिस्तान के सकाफ़ती रिश्ते हैं, या पाकिस्तान के कल्चर या सकाफ़त के साथ उनकी मुमासलत है, उनके कल्चर को भी हमने मुख्तलिफ लिंक पैसेज की सूरत में यहाँ प्रोजेक्ट किया है। उनमें चाइना है, उनमें ईरान है, उनमें टर्की है, उनमें सेंट्रल एशियन स्टेट्स तकरीबन 9 के करीब सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं। तो ये पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी बात है कि वो दूसरे मुल्कों के भी कल्चर को देख सकते हैं, और जब फॉरेनर्स आते हैं तो वो पाकिस्तान के कल्चर को देखते ही हैं, और उन मुल्कों के कल्चर को भी देखने का उनको मौका मिलता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, और सारी बातें तो बहुत ही बेहतरीन थी, लेकिन एक अहम और ख़ास बात ये थी कि यहाँ पे जो पाकिस्तान के कल्चर के साथ साथ कुछ फॉरेन कंट्रीज़ हैं, उनके कल्चर भी यहाँ पे मौजूद हैं, और पाकिस्तानी लोग, हम लोग या जो लोग बाहर नहीं जा सकते, वो उनका कल्चर यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये चीज़ें सारी हम आपको भी दिखाएंगे, आइए हमारे साथ। नाज़रीन, अभी हम आपको दिखाएंगे मोहनजोदड़ो की जो सकाफ़त है। आप देख सकते हैं कि ये जो ईंट है, ये जो हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये ईंट, ये पत्थर नहीं है, ये ईंट है, उस वक्त तैयार की गई ईंट है। और अभी भी, यानी कि वो जो दीवार पीछे आप देख सकते हैं, वो अभी भी मौजूद है मोहनजोदड़ो में। वो पिछली दीवार जो है वो अभी भी मोहनजोदड़ो में मौजूद है। और ये मतलब ये कि हम जो कहते हैं कि पत्थर का कल्चर, तो उस वक्त पत्थर था, लेकिन ये कि ज़्यादातर ईंट भी ये बनी हुई थी, और ईंट से ये चीज़ें घर तैयार किए जाते हैं। ये पुरानी ईंट आप देख सकते हैं, यही वाली ईंट है। तो ये चीज़ें, ये मोहनजोदड़ो का सकाफ़त के हवाले से, वो पीछे ये चीज़ें आप देख सकते हैं, पुरानी सारी चीज़ें। अच्छा, ये भी आप देख सकते हैं कि ये मिट्टी के घर हुआ करते थे, और वहाँ पे जो गारा जिसको कहा जाता है, मिट्टी से बना के, उससे आज जो है आप देखें सीमेंट से जो है वो दीवारें प्लस्तर की जाती हैं। लेकिन उस वक्त ये पुराने सकाफ़त में, कल्चर में, एक जो मिट्टी से बनाया गया गारा जो होता है, उससे ये दीवारें बनाई जाती थी। तो ये मज़ीद आगे भी हम बढ़ते हैं, कुछ बाकी चीज़ें भी आपको दिखाएंगे। ये बैल आप देख सकते हैं कि ये बैल की जो ये सूरत हाल है, ये वहाँ पे उस वक्त, अभी तो आपने देखा ट्रैक्टर वगैरह से हल जो है, खेत जो है वो बनाए जाते थे।
अब जो है पहले जो है इनसे जो इनके साथ या साथ ये भी देख सकते हैं ये गाड़ियाँ शाड़ियाँ बना के पहले वक्तों में गाड़ियाँ शाड़ियाँ बना के ये चीज़ें इन्हीं के ऊपर सफ़र किया जाता था। ये इस तरह की गाड़ियाँ हुआ करती थी और ये बैल इसे जो हल चलाए जाते थे, इस तरह के जो बैल हुआ करते थे। और अब जो आपको पता है कि अब तो तमाम मामला जो है अलग हो चुके हैं, सारा कुछ मशीनी हो चुका है। पहले क्योंकि हम अपनी पुरानी यादें भूलना नहीं चाहते, पुरानी चीज़ें भूलना नहीं चाहते और उसको ज़िंदा रखने के लिए ये म्यूज़ियम बनाया गया है और इसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं। हम आपको ये सारी चीज़ें दिखाएंगे वक्तन फ़वक्तन। ये देखें हमारे साथ। नाज़रीन, अभी आप देख सकते हैं ये मोहम्मद बिन कासिम, जिनका नाम जो है आपने तो सुना ही होगा, ये उनका मुजस्मा है और द लैंड ऑफ हिस्ट्री के नाम से, यानी कि ये चीज़ें कुछ यहाँ पे मौजूद हैं। और उसके अलावा यहाँ पे ये बाकी भी आप देख सकते हैं कि ये मुजस्मे यहाँ पे नस्ब किए गए हैं। कुछ मेरे ख्याल में कुछ कब्रें शायद बनाई गई। ये जो पुरानी चीज़ें, जितने भी उनके जो हथियार वगैरह थे वो भी आप देख सकते हैं। और ये कुरान पाक जिसके ऊपर रख के जो है कुरान पाक पढ़ा जाता है, तो ये चीज़ यहाँ पे मौजूद है। पुरानी जितनी भी चीज़ें यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। द हिस्ट्री ऑफ लैंड के नाम से ये जगह बनाई गई है। इसमें पुरानी जितनी भी कल्चर है वो यहाँ पे मौजूद है। वो छुरियाँ भी पड़ी हुई हैं, कुछ तलवारें पड़ी हुई हैं और ये सारी, और देख सकते हैं साथ साथ वो कैंडल वगैरह पड़ी है जिसमें आग जला के छोड़ दिया जाता था। लाइट नहीं जब होती थी उस वक्त आग जला के उसको रख दिया जाता, तो वो आग जलती रहती थी, तो रोशनी भी हुआ करती थी। और ये कुछ पानी के छोटे छोटे से मटके बने हुए हैं। ये मटके आप देख सकते हैं कि पानी के, अब तो आपको पता है कि कुछ वो चीज़ें नहीं रही। अब ये है कि पानी के मटके हैं जिसमें पानी डाल के रख दिया जाता था और काफ़ी देर तक ठंडा पानी रहता था। और ये चीज़ें आप देख सकते हैं। मज़ीद कुछ चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं, शहरी हैं, इनसे कुछ बातचीत करेंगे। यहाँ पे आए हैं ये म्यूज़ियम में। तो अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम। आप म्यूज़ियम में आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हुआ। और वो ये होता है कि जैसे पुरानी जो सकावत है, या हम लोग अब इस वक्त जो सकावत भूल गए, फिर दोबारा एकदम हमारे दिल में अंदर में हो गई। हमारे मुल्क में एहसास हो रहा है कि इस तरह की सकावत हम अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। बहुत हमें खुशी हुई और इस तरह के होने चाहिए। कहाँ से हैं आप? हम आए हैं सिंध से। सिंध से हैं। तो सिंधी कल्चर आपने सारा बिल्कुल कुछ देखा, अच्छा, आपने बिल्कुल पुरानी हमें चीज़ें बहुत सारी। अच्छा पसंद आया। और मैं ये कह रहा हूँ कि सिंधी कल्चर के साथ साथ दूसरे कल्चर से भी हम बहुत रोशनास हुए, हमें बहुत फ़ायदा हुआ। इंशाल्लाह आइंदा भी इस तरह के हम जब आएंगे तो यहाँ पे से लुत्फ़अंदोज़ होते रहेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि ये शहरी थे और अभी हम जो मौजूद हैं चाइना का कल्चर, ये आप देख सकते हैं। ये चाइना गैलरी है। यहाँ पे ये जो जितने भी ये पेंट किए गए हैं, ये चाइना के हवाले से मुजस्मा खड़ा कर दिया गया है। और ये सारे आपको हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि ये चीज़ें जो मौजूद हैं, ये चाइना की सकाफ़त दिखाती हैं कि चाइना की सकाफ़त कैसी है। मुजस्मे जो पड़े हैं, तो इनके आगे जो कुछ बॉक्स पड़े हैं, और ये बॉक्स रोटी वाले नहीं हैं, बल्कि इसमें जो है पुराने वक्तों में, अब भी कहीं दूर दूर इलाकों में लोग हैं मौजूद हैं जो सांप पकड़ते हैं। तो ये सपेरे हैं। ये आपने ये बांसुरी वगैरह देख सकते हैं, इनके हाथ में जो है ये बांसुरी बजा के सांप को अपने काबू में करते थे, तो इसमें बंद कर देते। अभी भी ये चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन ये दूर दराज के इलाकों में हैं। और अभी साथ ही ये एक आप देख सकते हैं, ये जिसको देख के मैं खुद ही पहले सोच में पड़ गया था शायद ये बिल्ली है और इनके पास बैठी है, लेकिन ये बिल्ली ये मतलब ओरिजिनल नहीं है, ये भी बिल्ली का एक मुजस्मा ही है। मैं देख के पहले ये सोचा था शायद ये ओरिजिनल है, लेकिन ये कि एक मुजस्मा, बिल्ली का मुजस्मा बना हुआ है। तो ये जो है ये यहाँ पे आप इसमें सांप जो है पकड़ के, ये बीन जो इसको बीन कहा जाता है, और ये बजाते होते थे और सांप उनके काबू में, कंट्रोल में आता था, सामने आ जाता था, तो इसमें वो पकड़ के इसमें डाल देते थे। बाकी वो आप देख सकते हैं कि ये दूर दराज जितने भी इलाके हैं अभी भी, मतलब ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गई हैं, अभी भी मौजूद हैं। जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे ये मटके पड़े हैं, ये मिट्टी के हैं। और इसकी ख़ास बात ये होती है कि इसमें पानी अगर आप डाल दें तो एक तो खुशबू बड़ी ज़बरदस्त होती है इसमें पानी अगर आप डालेंगे, और दूसरा ये होता है कि काफ़ी देर तक ये पानी ठंडा रहता है। इसलिए लोग जो है ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, जो मिट्टी का बर्तन जो होता है उसको प्रेफर करते हैं। कूलर भी बने होते हैं और वो कूलर जो है उसमें पानी ठंडा ही रहता है, काफ़ी हद तक ठंडा रहता है। और उसमें मज़े की बात ये होती है कि उसका जायका भी थोड़ा सा बदल जाता है, अलग से हो जाता है और खूबसूरत सा मिट्टी की खुशबू के साथ होता है। आइए हमारे साथ कुछ आगे मज़ीद चीज़ें आपको दिखाते हैं। ये जो आप देख सकते हैं, ये आदम खान दुरखान, ये जो आप मुजस्मा देख सकते हैं वो इस हवाले से है कि आदम खान दुरखाने की दिल को छूती रोमानवी दास्तान ने पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा की खूबसूरत वादी सवात में जन्म लिया।
आदम खान हसन खान का एक वजिया बेटा था और रुबाब बजाने के हवाले से मशहूर था। ये आदम खान के रुबाब का सुर ही था जिसने दुरखाने की रूह के तारों को छेड़ दिया और दोनों मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गए थे। नाज़रीन, आदम खान के वालिद ने दुरखाने के वालिद से अपने बेटे की शादी के लिए दुरखाने का रिश्ता मांगा, लेकिन उसने बताया कि वो दुरखाने का रिश्ता किसी और शख्स को दे चुका है। दुरखाने को उसकी ख्वाहिशात के बरखिलाफ़ एक दूसरे शख्स से शादी के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे दिलगीर आदम खान शदीद बीमार पड़ जाता है। दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते और बिलाखिर इकट्ठे मौत की बाहों में चले जाते हैं। ये जो आप तस्वीर देख सकते हैं ये आदम खान की है और ये जो अंदर आपको हमारा कैमरामैन दिखा रहा है ये दुरखाने की आदम खाने की है और ये जो साथ फ़ीमेल की जो बनी हुई है ये दुरखाने की है जिनसे रिश्ता इनके लिए रिश्ता मांगा गया और रिश्ता नहीं दिया और दोनों जो हैं इकट्ठे ही मौत के मुंह में चले गए हैं। ये जो दिलगीर आदम खान हैं वो और ये दुरखाने इकट्ठे मौत के मुंह में चले गए। दोनों की इकट्ठी मौत वाक़ई हो गई थी क्योंकि इनका रिश्ता जो है उनका रिश्ता इनको नहीं दिया गया था, इस वजह से आपस में दोनों की डेथ इकट्ठे ही हो गई थी। अभी कुछ आगे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं कि बांसुरी बजाते हुए ये लोग आपके पास हीर रांझा, ये सामने आप देख सकते हैं कि हीर रांझा की दास्तान तो आपने पढ़ी है और सारी कहानी आपने सुनी भी है। जो हीर जो थी, हीर के साथ रांझा प्यार करता था, वो उनके घर में जाता है और उसके बाद अपने उसके प्यार में मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है। फिर उसका शादी करवाने के लिए उसके जो अपने ही होते हैं उसके अपने ही उनको आपस में मिलने नहीं देते, दोनों को अलग कर देते होते हैं। तो ये हीर रांझा की कहानी मतलब बहुत ही मशहूर कहानी है जो आपने बिल्कुल देखी भी होगी, सुनी भी होगी। आजकल तो है, आप देख सकते हैं कि एक फिल्माइज़ कर दिया गया है इनको, ये जितनी भी स्टोरीज़ हैं उनको फ़िल्मों की शक्ल दे दी गई है और फ़िल्मों की सूरत में आप ये सारी कहानियाँ देख सकते हैं। ये हीर रांझा की तो मतलब बिल्कुल ऐसी है, मशहूर है। आप जैसे ही सोशल मीडिया पर जाते हैं तो तमाम सूरत हाल और तमाम कहानियाँ जो होती हैं ये आपके सामने आ जाती होती हैं। आगे बढ़ते हैं जी। ढोला मारो, ये ढोला मारो सूफियों की सरजमीन में जन्म लेने वाली रूह को छूती एक रोमानवी दास्तान है जी। ढोला और मारू की शादी उनके वालिदैन की मंशा के मुताबिक बचपन में ही कर दी गई थी, लेकिन वो अपने अपने ख़ानदानों के साथ दूर दराज मुकीम थे। जब ढोला के वालिद वफ़ात पा जाते हैं, ढोला अपने बचपन की इस शादी को यकसर भूल जाता है। मारू जो जवान होने तक अपने वालिदैन के साथ रह रही थी, ढोला के साथ रहने के लिए तैयार थी, लेकिन ढोला ने एक और औरत से शादी कर ली क्योंकि उसे मारू याद नहीं थी। जब मारू के वालिदैन ने ढोला को मारू को ले जाने के लिए पैगामात भेजे, उनकी पहली बीवी ने तमाम पैगामात छुपा दिए थे। जैसे ही ढोला को अपनी बचपन की खूबसूरत बीवी के बारे में इल्म हुआ, वो अपने जादुई ऊँट पर सवार होकर उसे मिलने गया। उसकी चुड़ैल बीवी ने उसे रोकने के लिए ऊँट की दुम काटने की कोशिश की, लेकिन ढोला ने अपनी तलवार से उस दुम के टुकड़े कर दिए। पुराने वक्तों के लोग आज भी ये ख्याल करते हैं कि यही वजह है कि ऊँटों की दुम छोटी है। ढोला मारू से मिलता है और वो दोनों ढोला के ऊँट पर बैठकर ढोला के घर आ जाते हैं और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। तो ये जो तस्वीर आप देख सकते हैं ढोला और मारू की तस्वीर है जो सारी सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी है। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं हानी शाह मुरीद, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हानी शाह मुरीद बलोची लोकगीतों का महबूब नगमा है। कबीले का सरदार मीर चाकर और मुरीद गहरे दोस्त थे। मुरीद तीर अंदाजी के फ़न में ताक और ख़ूबसूरत हानी का मंगेतर था। एक दिन जब दोनों दोस्त शिकार कर रहे थे, शाह मुरीद वापसी पर हानी से मिलने के लिए रुक गया। मीर चाकर पहली ही नज़र में हानी की खूबसूरती और जहानत से मुतासिर होकर उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया। उसने फ़ैसला किया कि वो धोखे से मुरीद को हानी को छोड़ने के लिए मजबूर कर देगा। उसने मुरीद को नशे में धुत करके उसे हानी को छोड़कर उसे देने के लिए कहा। मुरीद उसके धोखे में आ गया। फिर जब मुरीद को होश आया तो दिल शिकस्ता होकर उसने कबीले को छोड़ दिया और ज़िंदगी के तमाम आसाइशों को खैरबाद कहकर मलंग का रूप धार कर बाकी ज़िंदगी गुजारने लगा। नाज़रीन, ये आपने देखा कि ये जो सूरत हाल भी हमने आपके सामने रखी है हानी शाह मुरीद की, कि उनके साथ क्या होता है, कैसे धोखे से बीवी को अपनाया जाता है।
दूसरा बंदा जो है अपनी इनको बीवी की जो है इनकी धोखे से इनसे ले लेता है, तो उसके बाद जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारते हैं, एक मलंग का रूप धारने के बाद अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। देख सकते हैं कि ये चीज़ पानी जो है ऐसे निकाला जाता था कुएँ से, अब जो है मोटर्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पहले जो था वो हाथ से वो चक्की को घुमाया जाता था जिससे वो नीचे से कुएं से पानी बाहर आता था और लोग पानी, ठंडा पानी पीते होते थे। और वो साथ आप देख सकते हैं, और चूल्हे बड़े ज़बरदस्त किस्म के चूल्हे थे, वो लकड़ियाँ जलाई जाती थी और लकड़ियाँ जलाने के साथ साथ वो सालन जो बनाया जाता था मिट्टी का बर्तन में, उसके मिट्टी के बाउल में सालन बनाया जाता था। और साथ आप देख सकते हैं कि बड़ा ही बेहतरीन माहौल, और जो साथ वो चीज़ें आप देख सकते हैं वो लस्सी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, कुछ छोटी छोटी चीज़ें। और जो एक और चीज़ यहाँ पे ये चीज़ आप देख सकते हैं, बिल्कुल हमारा कैमरामैन जो आपको दिखा रहा है, ये लस्सी, ये पहले वक्तों में ऐसे लस्सी बनाई जाती थी और लस्सी बना के औरतें काफ़ी टाइम तक ये लस्सी बनाती थी और इससे मक्खन भी निकाला जाता था। ये आप देख सकते हैं बड़ा ही खूबसूरत और मिट्टी के बर्तन में। अब उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते जब बदला तो ये जो दूसरे बर्तन आ गए थे तो उस बर्तनों में कुछ औरतें बनाना शुरू हो गई। लेकिन अब जो है दूर दराज के इलाकों में अगर आप देख सकते हैं वहाँ पे लस्सी तो बनाई जाती है, लेकिन अब यहाँ पे शहर में अगर कहें कि लस्सी तो वो बाज़ारों में मिल सकती है, लेकिन किसी के घर में कम ही मिलेगी, अगर मिलती भी है तो मशीनी लस्सी। और बाकी अभी ये जो आप देख सकते हैं पुराने वक्तों में ये भी होता था कि अब भी मतलब दूर दराज के इलाके, जैसे बार बार हम कहते हैं कि लोग बैठे होते थे अपने चारपाइयों पे, और साथ ही आप देख सकते हैं हैंड फैन, यानी कि बिजली जब नहीं होती थी, कम होती थी, तो लोग जो है हैंड फैन जो पंखी जो होती है, जिसको पंखी कहा जाता था, उसका इस्तेमाल करते थे जो लोग, और अपने गर्मी को भगाते होते थे। लोग ऐसे ही बैठे होते थे बड़े ज़बरदस्त एक माहौल में, लोग बैठ के, और गिलास आप देख सकते हैं पीछे, ये गिलास लस्सी डाल के भर भर के पिए जाते थे, लस्सी शस्सी बनती थी। और रोटियां रखने के लिए आप पीछे उसके बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि रोटियां रखने के लिए भी वो एक बनी हुई है, नाम उसका पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन यह कि रोटियाँ रखने के लिए चीज़ बनाई गई है। और बाकी जो है कुछ शहरी हैं, उनसे हम बात करते हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कहाँ से आए हैं आप? हम लाहौर से हैं। लाहौर से हैं, ये लोग फिर साथ म्यूज़ियम देखने के लिए। जी तो कैसा लगा आपको ये? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। पूरी फैमिली के साथ आए हैं? जी फैमिली के साथ अच्छे हैं। मतलब क्या सोच के आप यहाँ पे आए हैं? बस ये हम अपने पाकिस्तान की सकाफत देखने के पाकिस्तान की सकाफत देखने के लिए, पंजाब। लिए। जी पंजाब, सिंध, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान जो अच्छा, हमारा ये चीज़ें जो जितनी भी पढ़ी आपने तो ज़्यादा से बातें देखी होंगी, तो आपके बच्चों को जब आपने देखा है तो वो उनके तासुरात क्या थे? ज़ाहिर है उनके लिए तो ये एक नई चीज़ होगी, तो वो उसमें डिफरेंट ही महसूस करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि पंजाब का रिवायती लोक थिएटर, इसमें मतलब ये छोटे से ड्रम हुआ करते थे, ड्रम के ऊपर बजा के और लोगों के दिल जीते जाते हैं। यहाँ पे म्यूज़िक अभी हम थोड़े पहले भी आप देख सकते थे, हमने एक वीडियो भी आप शुरू में देखी होगी जिसमें लोग बैठे होते हैं और वो गाना गा रहे हो, तो ये साथ चिमटा जो है आरिफ लोहार साहब के हाथ में अक्सर आपने देखा होगा चिमटा, और वो इसको बजाते हैं, साथ ही बजा के जो गीत गाया जाता है और साथ बड़े सुर निकाले जाते हैं। ये ढोल है और ढोल बजा के आप अब भी जो है ना शादियों में इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत बड़ी तादाद में अभी भी है। मतलब ये चीज़ें ख़त्म नहीं है, लेकिन ये कि ये चीज़ें पंजाब की एक सकाफ़त में आता है। ये बिल्कुल एक चीज़ अभी जो हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, ये है गैस सिलेंडर। इसमें जब भी बिजली चली जाती थी तो इसमें एक गैस होती थी, या तो मिट्टी का तेल डाल के इसको एक यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा नज़दीक करके अगर आप दिखाएंगे तो ये यहाँ पे इसको कोई चीज़ ऐसी लगाती जिसको आग लगाते थे तो एक बल्ब की तरह रोशनी देना शुरू हो जाती थी। तो ये गैस, या मेरे ख्याल में उसमें मिट्टी का तेल पड़ता था, बिल्कुल मिट्टी का तेल डाल के इसको जलाया जाता, तो ये बल्ब की तरह ही रोशनी देता होता है। ये एक सिलेंडर नुमा एक हमारे सामने है। बिल्कुल यहाँ पे कुछ हम आपको दिखाएंगे को ईरान की जो सकाफ़त है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ साथ अभी ईरान की सकाफ़त भी आपके सामने रखते हैं, कुछ आपको दिखाते हैं कि जो, क्योंकि पाकिस्तान से हट के भी यहाँ पे कुछ चीज़ें दूसरे जो इस्लामिक ममालिक हैं उनकी सकाफ़त भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। जितने भी ये चीज़ें हैं ईरान की सकाफ़त में आती हैं, ये सारी चीज़ें ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि लोग जो हैं, जो अगर पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी लोग यहाँ पे आके ईरान की और दूसरे जो मुसलमान मुल्क हैं और उनकी सकाफ़तें भी देख सकते हैं। और बाकी जो है जो दूसरे शहर से, दूसरे मुल्कों से आने वाले लोग, वो पाकिस्तान की सकाफ़त देख सकते हैं। नाज़रीन ये आप देख सकते हैं जैसा कि लिखा हो भी है, हुंज़ा के बुरुश क़बाइल एक कबीला है,
उसकी सकाफ़त यहाँ पे दिखाई जा रही है कि ये जैसे दीवार पहले हम आपको दिखाएं अगर तो दीवार ये मिट्टी से बनी हुई है, बजाय इसके कि इसको सीमेंट और रेत बजरी का इस्तेमाल नहीं है, इसमें मिट्टी से बना के एक खूबसूरत आप घोड़े की गर्दन देख सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ये गर्दन लगाई हुई है, इसका मतलब ये होता है कि घोड़ा दूसरी साइड पे होता है और इस साइड पे घोड़े का घास जो है वो डाल दिया जाता है ताकि उसको पाँव मार के ख़राब ना करे और सिर्फ उसको खा सके। और साथ छोटी सी बकरी जो है, बकरी भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह खूबसूरत सी बकरी बना दी। ये जो हुंजा का ब्रोशु कबाइल है उसका ये सकाफ़त आपके सामने आप देख सकते हैं इसको। और ये चीज़ अगर आप देख सकते हैं तो इसमें लोग नीचे बैठ के सारी गैदरिंग होती है और इकट्ठा जब मजमा बैठता है, बांसुरी वगैरह बजाई जाती है, ढोल बजाया जाता है और आपस में बैठ के जो खुशगपियाँ होती हैं, ये वाला एक आप देख सकते हैं। और पीछे मतलब बजाय इसके कि आजकल कुर्सियों का इस्तेमाल किया जाता है और टेबल वगैरह का इस्तेमाल होता है, तो तब जो है ये पत्थर वगैरह के ऊपर बैठ के वो दोस्त वगैरह जो फैमिलीज़ के लोग बैठते होते थे और गपशप मारते होते हैं, खाते पीते हैं। और वहाँ पे आपको होता है कि ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किया जाता है इकट्ठे नीचे बैठ के इन चीज़ों। अब भी अगर वो हुंजा के लोग, गिलगित के लोग पाकिस्तान आते हैं तो अब भी उनकी यही चीज़ें हैं कि वो बैठते हैं इकट्ठे बैठ के। इकट्ठे बैठने के बाद जो है वो ये चीज़ें मतलब ड्राई फ्रूट वगैरह नीचे ही बैठते हैं, क्योंकि अब तो हम लोग तो कुर्सियों पे बैठते हैं, लेकिन वो कुर्सियों पे नहीं बैठते, वो बल्कि नीचे बैठने को पसंद करते हैं और नीचे बैठ के ड्राई फ्रूट वगैरह और खाना पीना करते हैं। कश्मीर और कराकरम के हवाले से ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये ट्रक और सजावट का फ़न, बिल्कुल जी ये आप देख सकते हैं कश्मीर में अब भी जो है ये ट्रक और साथ ही मतलब बेहतरीन किस्म के कश्मीर और कराकरम ट्रक और इसी तरह की गाड़ियाँ सजाई जाती हैं। और गाड़ियाँ अच्छा आप देख सकते हैं कि कुछ जो छोटी गाड़ियाँ जो होती हैं कश्मीर के लोग और कराकरम के लोग, छोटी जो सुजुकी गाड़ी भी जो होती है उसको भी इसी तर्ज पे बनाते हैं, ट्रक की तर्ज पे बना के, और उसके ऊपर पेंट किया जाता है और कुछ लिखाई होती है, लिख के उसको जो है मार्केट में लेके आया जाता है। तो ये चीज़ें जो इस्तेमाल होती है ये कुछ मेरे ख्याल में सीमेंट की नहीं है, कुछ चीज़ पहले जो हम देखते होते थे कुछ सीमेंट की बनी होती थी, लेकिन अब में ये कुछ और चीज़ से तैयार की हुई है मेरे ख्याल में, क्योंकि ओरिजिनल जो मेरे ख्याल में थे वो सीमेंट और कुछ और चीज़ इस्तेमाल होती है। तो ये बड़ी मजबूत होती है और टूटती भी नहीं होती है, मजबूती इसमें इतनी है। और ये अब आगे देख सकते हैं कि जिसको है तो मेरे ख्याल में सिर्फ वैसे ही बना हुआ मिट्टी का बना है, लेकिन देख के जो है देख के मुंह में पानी आ जाता है। आप देख सकते हैं कि ये जो सालन पड़ा हुआ, चिकन का सालन पड़ा हुआ उसमें, और साथ रोटियां, तंदूर की रोटियां पड़ी हुई हैं, और ये जो है ये पानी के लिए रखा गया, और साथ ये जो लस्सी शस्सी और लस्सी डाल के और इस तरह एक माहौल बना दिया जाता है बड़ा बेहतरीन किस्म का, जो अब भी आप देख सकते हैं बैक साइड पे कि दूर दराज जो होटल होते हैं अभी भी, जहाँ पे अगर हम जाएं तो वहाँ पे ट्रक ड्राइवर और दूसरे जो ड्राइवर हजरात होते हैं तो वो बाहर बैठ के चारपाई के ऊपर बैठ के इसी तरह रोटी खाते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये कुछ फल वगैरह रखा होता है, ये मतलब एक सलाद की शक्ल में सलाद बना हुआ है, और सलाद और साथ वो चिकन मुर्गी आप देख सकते हैं जी, ये एक मुर्गी का मुजस्मा, और वो सामने जो है ढोल जो बना हुआ वो पानी के लिए इस्तेमाल किया गया है। पानी उसमें डाल के रख दिया जाता है और पानी मतलब जैसे ही ज़रूरत पड़ती है तो उससे जो है छोटे किसी बर्तन में डाल के इस्तेमाल कर दिया जाता है। और ये बाकी आगे भी हम आपको दिखाते हैं जी, ये कुछ गमले पड़े हैं, और ये हुक्का आप देख सकते हैं कि ये हुक्का है जिसको मतलब अब भी दूर दराज इलाकों के लोग हुक्का वो एक कुछ तंबाकू वगैरह डाल के वो सिगरेट के हिसाब से वो उसको यूज़ करते हैं। साथ ही कुछ मुर्गी है, और ये बैठे हैं कुछ पेंट कर रहे हैं जी, पेंटिंग के लिए बैठे हैं। और ये आप आगे देख सकते हैं ये खुसा बनाया जा रहा है। ये सकाफ़त अभी भी ये चीज़ें अब शादियों पे पहना जाता है, उसके बगैर लोग जो है वो खुसा नहीं पहनते, लेकिन कि शादियों पे बहुत ज़्यादा तादाद में लोग शेरवानी के साथ ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक सकाफ़त अभी भी, ये हैंड से, हाथ से, अभी तो मेरे ख्याल में मशीनों से बनाए जाते हैं, लेकिन ये क्या हाथ से बनाया गया खुसा आप देख सकते हैं कि बड़ा ही बेहतरीन किस्म का खुसा होता है। और ये आप देख सकते हैं कि अब ये सारी चीज़ें जो पहले हाथ से बनाई जाती थी, अब जो है वो ये आप देख सकते हैं ये हाथ से बनाई जाती थी। ये कढ़ाई है, ये चीज़ें वो अब धागा आप देख सकते हैं, कढ़ाई, और ये
ऐसे ही बैठ के, अब भी कहीं है, मतलब जो भारी काम किया जाता है अब भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये चीज़ जहाँ पे हम पहले रहते थे वहाँ पे कुछ हुनरमंद लोग रहते थे और वो ये हाथ से हम उनको बनाते हुए हमने खुद देखा है। तो ये हाथ से बनाई हुई कढ़ाई है और ये सामने जो आप देख सकते हैं बड़ा ही भारी किस्म का काम इसके ऊपर किया जाता है। अक्सर शादी ब्याह पे इस्तेमाल किया जाता है और शादी ब्याह के मौके पे ये चीज़ें इस्तेमाल दुल्हन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो बाकी हम चीज़ें आपको दिखाते हैं। ये कुछ बिल्कुल जी, पेशावर की एक ज्वेलरी शॉप है। ये मेरे ख्याल में हाथ से बना रहे हैं शायद, ये हाथ से देहात में ज़ेवरात की दुकान, बिल्कुल जी। ये देख सकते हैं ये सारा ये मसाला बना हुआ है, इससे मेरे ख्याल में ज्वेलरी बनाई जाती है। ये पेशावर की जो है, ये देहात में जो ज़ेवरात की दुकानें होती हैं वो इस तरह ज़ेवरात बनाए जाते हैं और शादी ब्याह पे इस्तेमाल करने के लिए यहाँ ये चीज़ें आप यहाँ पे बनी बनाई आपको वो बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चांदी की चीज़ें यहाँ पे बना के और यहाँ पे रख दी गई है सेल के लिए। उसके बाद जो कस्टमर आता है और कस्टमर उसको ख़रीदता है। और ये तो पहले की बात है, अभी अब लेटेस्ट कुछ फ़ोटो ये हमारे पास मौजूद हैं, ये भी साथ आपको कैमरामैन दिखाएंगे। तो ये चीज़ें भी आप देख सकते हैं कि अब जो है ये पहले और बाद की सूरत हाल अब आपके सामने है कि किस तरह से लोग ज्वेलरी बनाते थे हाथ से और हाथ से बना के सेल करते होते थे। नाज़रीन, फ़िलवक्त कश्मीर का 1/3 हिस्सा जो है पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है, जिसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। आज़ाद कश्मीर का ख़ित्ता पंजाब की शुमाली हद पर वाक़े मीरपुर के मैदानों से लेकर हिमालय के दामन के तूलो अर्ज़ से गुज़रता हुआ शिमाल में वाक़े 6000 मीटर बुलंद पहाड़ों तक फैला हुआ है। यहाँ पर पेश किए गए कश्मीर के मंज़र में कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली दस्तकारियों की मुख्तलिफ़ अशिया मसलन पिपर माशी, धात का काम, नमिंदे, गाबा, शालों और लकड़ी की दीगर आराइशी चीज़ों की नुमाइश की गई है। नाज़रीन, ये ख़ित्ता अपने कुदरती हुस्न और आला मयार की खूबसूरत रिवायती दस्तकारियों की वजह से दुनिया भर के सयाहों की दिलचस्पी का मरकज़ है। कश्मीरी दस्तकार मर्द ख़वातीन की ये फ़नी महारत लकड़ी के मुख्तलिफ़ सामान, चांदी से बनी अशिया, कालीनों और गलीचों पर में नुमाया नज़र आती है। नाज़रीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो की खुदाई से दरियाफ्त शुदा मौसीकी का आला बुरेंडो, ये एक आला दरियाफ्त हुआ था जो एक मुजस्मे की शक्ल में और यहाँ पे रख दिया गया है। कुछ आप देख सकते हैं कि ये ईंटें जो हैं, ईंटें अभी भी यही इस्तेमाल होती हैं और वो उनके हाथ में जो है वो एक आला बुरेंदो के नाम से है। ये जो है इसमें फूंक मारते हैं तो कुछ आवाज़ पैदा होती है, क्योंकि अभी इसके बाद हमने जितनी भी आपको चीज़ें दिखानी है मौसीकी के हवाले से, तो ये मौसीकी की ये भी आप देख सकते हैं सारी, हमारा कैमरामैन आपको दिखाएंगे सारी चीज़ें जितनी भी हैं, हम आपको साथ साथ बता देंगे। आप देख सकते हैं कि ये एक जो म्यूज़िक का सामान अभी हम आपको दिखा रहे हैं पहले वक्तों में, अभी दूर दराज जैसे पहले वक्तों में बार बार मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये कि अभी चीज़ें हैं। और तंबूरा बलोची लोग इस्तेमाल करते हैं ये चीज़ें, ये म्यूज़िक का एक इंस्ट्रूमेंट है। और उसके बाद रांती, ये आप देख सकते हैं रांती, इसको ऐसे बजाया जाता है मेरे ख्याल में ब्लेड लेके, और उसकी जो तारें हैं उन तारों के ऊपर ब्लेड लगाया जाता है, तो वो उससे एक म्यूज़िक की एक धुन सी बनती होती है। और साथ जो है वो ये रांती और उस एक तारा, ये जो हमारे पास आप देख सकते हैं, ये सारे मेरे ख्याल में ब्लेड से या कोई ऐसा छोटा सा जो है वो लोहे का कुछ, बिल्कुल ये आप देख सकते हैं, इससे इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज़ इसके ऊपर इस्तेमाल होती है तारों के ऊपर, तब इसमें धुन सी बनती है और उस धुन के बाद एक खूबसूरत सा म्यूज़िक भी आप उसके साथ गा सकते हैं। और क्लासिकी जो है सारंगी, क्लासिकी सारंगी ये म्यूज़िक हैं, इससे ये जितने भी आप सिंध वाली साइड पे और सिंधी सारंगी, ये वहाँ पे ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उसमें म्यूज़िक बनता है। अब जो है अगर शहरों की बात की जाए तो ये चीज़ें तो मेरे ख्याल में बहुत कम नज़र आती हैं, लेकिन यह कि आप देख सकते हैं मतलब सिंध वाली साइड पे बड़ी ज़बरदस्त ये चीज़ें पाई जाती हैं दूर दराज। क्लासिकल सितार में ये भी आपके सामने मौजूद है। और बाकी जो है सूरत हाल अगर आपको दिखाएँ, वीना, ये वीना मलिक वो नहीं है, ये वीना, ये हमारे पास ये गिटार टाइप, इसमें म्यूज़िक बनाया जाता है और साथ उसको वो नट से हैं उससे वो म्यूज़िक सेट किया जाता है, फिर उसके बाद जो उसको बजाया जाता है। सरिंदा है, ये सामने जो आप देख सकते हैं सरिंदा है। और चित्राली सितार आप देख सकते हैं, साथ साथ चित्राली सितार है। और अभी जो है आप देख सकते हैं सरमिंडल,
सरमिंडल, बिल्कुल जी सरमिंडल। ये भी सारे जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं ये सरमिंडल बिल्कुल जी सरमिंडल है। ये भी एक म्यूज़िकल एक सरमिंडल है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। इसके ऊपर भी एक आला सा होता है छोटा सा, उससे बजाया जाता है, इससे आवाज़ पैदा होती है। सरोज़ आप देख सकते हैं, ये भी एक शक्लें कुछ अलग अलग से बना दी जाती हैं। ये बाकी नीचे जो है बेंजो जो है, अच्छा बेंजो इसको कहा जाता है। ये अभी ये चीज़ जो है अब किसी किसी जगह पे मिल जाती है आपको, लेकिन यह है कि ज़्यादातर ख़ासकर दूर दराज के इलाकों में ये चीज़ आपको मिलती है। और ये आप नीचे जो बोरेंदो जो हमने पीछे आपको दिखाया कि वो दरियाफ़्त हुआ था, ये इसके अंदर जब फूंक मारते हैं तो उससे एक आवाज़ एक पैदा होती है, धुन सी पैदा होती है, तो वो भी म्यूज़िक में इस्तेमाल की जाती थी। ये जोड़ी आप देख सकते हैं, ये भी ऐसे ही करके बजाई जाती है। ये जोड़ी जो है इसको बांसुरी इसको कहा जाए, और ये मुंह के ज़रिए इसमें मतलब जो म्यूज़िशियन होते हैं वो इसको बजाते हैं। तो आप इसकी धुन अभी भी अगर आप सोशल मीडिया पे जाएँ तो ये काफ़ी तादाद में और काफ़ी हद तक आपको ये मिल सकती हैं। और ये सपेरे जो इस्तेमाल करते हैं, बीन जो होता है सपेरे के हाथ में होती है, आप देख सकते हैं कि सांप पकड़ने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल की जाती है। और इसी तरह ये आप नड़ और अलगोज़ा, ये चलगोज़ा नहीं जी अलगोज़ा है, और बांसुरी है, ये आप देख सकते हैं। इसको बांसुरी बजा के एक सुर पैदा किया जाता है और उसको इस्तेमाल होता है म्यूज़िक में। तो ये भी दफ़ है, मतलब ये दफ़ तो इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, बड़ी मीठी मीठी सी आवाज़ और दफ़ के साथ म्यूज़िक वगैरह, और उसमें ये चीज़ें किसी किसी जगह पे आज उस तरह से इस्तेमाल पहले की तरह तो नहीं है, लेकिन किसी किसी जगह पे इसका इस्तेमाल अभी भी बेहतरीन है। अच्छा, ये ऊपर आप देख सकते हैं कि चिमटा, ये जो ऊपर चिमटे को देख सकते हैं, और खड़ताल ये नीचे है, और साथ ये आप देख सकते हैं दम्बक, ये दम्बक है, और इसमें मेरे ख्याल में पानी शानी समा। ये चिमटा जो है आपने देखा है, जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि आरिफ लोहार साहब जो है उनके हाथ में अक्सर ये होता था, तो ये इसको बजा के सॉन्ग के गाने के दरमियान अभी भी इस्तेमाल होता है, पहले तो था लेकिन अभी भी इस्तेमाल होता है। और ये ढोल है और डाडंग, ये कोई ढोल की एक किस्म है, ये ढोलकी है, और ये ढोल की किस्म डाडंग जो है ये भी आप देख सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ें और भी मज़ीद आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये क्या बहाना है पेशावर का, ये ग्रीन टी यहाँ से आपको बताया कि पेशावर की जो सकाफ़त में अगर वहाँ पे गपशप के लिए बैठे हों तो चाय कम होती है और कहवा ज़्यादा होता है। ये पेशावर का क्या बहाना है। और ये जो कप पड़े हैं, सार केटल पड़ी हैं, इसमें आप चाय डाल के कहवा डाल के रख देते हैं, और साथ इसमें अगर गर्म हो तो उसको ठंडा करके जो है इस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। और वो बना के उसमें वो पूरी जो टब सा बना है, फ़िल्टर सा उसमें डाल दिया जाता है, और फिर उसके बाद जो है वो डाल के देते रहते हैं। ये पेशावर का चाय ख़ाना है। वो आगे आप देख सकते हैं कि वो चाय सर्व करने के लिए जा रहे हैं भाई साहब, जो आगे गेस्ट बैठे होते हैं, वो गेस्ट एरिया होता है, उनको चाय जाके दी जाती है, और बड़े एक बेहतरीन किस्म का माहौल बना दिया जाता है, और ज़बरदस्त किस्म का एक माहौल आप देख सकते हैं इधर। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि ये ऊँट हैं और रेशम लाने वाले, बिल्कुल ये ऊपर लिखा हुआ है। और ये पहले जो है काफ़िले ऊँट के ज़रिए जाते होते थे, और जहाँ पे ये चीज़ ये ऊँट के ज़रिए काफ़िले जाते थे, वहाँ पे अब जो है सी पैक बन रहा है, ठीक है। तो अब वहाँ पे ये है कि ये काफ़िले इस सूरत में घोड़ों के ऊपर और ऊँट के ऊपर लेके सामान वगैरह एक शहर से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता था। लेकिन अब जो है वहाँ पे कुछ लोग, मतलब ये कि आप देखते होते हैं कि अभी भी कुछ चीज़ें मौजूद हैं कि कुछ लोग ऊँट के ऊपर सवार होते हैं, कुछ लोग पैदल चलते हैं, फिर जब वो थक जाते हैं फिर वो बैठ जाते हैं, फिर दूसरे उसको ऊँट को चलाते हैं। तो ये एक सिलसिला चलता रहता होता था। तो अब जो है वहाँ पे सी पैक जहाँ पे बन रहा है, गवादर वाली साइड आप देख सकते हैं, तो ये वो सकाफ़त, पहले वाली सकाफ़त आपको दिखाई। तो बाकी ये कपड़े का काम जो किया हुआ, ये भी उसी साइड की सकाफ़त है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हम यहाँ पे मौजूद थे लोक विरसा म्यूज़ियम में, और यहाँ पे आपको हमने जो सकाफ़त थी, जितने भी हमारे सूबे हैं, चारों सूबे हैं, उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और ईरान, और इसके अलावा चाइना, और बाकी आपको हमने सकाफ़त दिखाई, पाकिस्तान से बाहर के जो मुल्क हैं उनकी भी सकाफ़त हमने आपको दिखाई। तो ये जितने भी आपने देखा कि पुरानी जितनी भी कल्चर है
वो हमने आपके सामने रखा। और अब भी दूर दराज इलाकों में अब भी ये चीज़ें आपको मिल जाती होती हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, दूर दूर से लोग यहाँ पे आए। आपने देखा कि यहाँ पे एंजॉय करने के लिए, पुरानी चीज़ें देखने के लिए। ख़ास तौर पे कई लोग ऐसे भी मिले हैं जहाँ पे वो बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन वो कहते हैं कि इन चीज़ों को देख के हमारे जो है आँखों में पानी आ जाता है, क्योंकि पहले वक्तों में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें पाई जाती होती थी। लोग हाथ से चीज़ें बनाते थे और घर की चीज़ें बना के खाया पिया करते थे। आज वो चीज़ें लोग जो है, क्योंकि जैसी आसानियाँ पैदा होती हैं, कुछ मशीनरी अगर आती है, मशीनरी को देख के जो है ना हाथ से काम करना छोड़ देते होते हैं। तो ये चीज़ें अब भी यहाँ पे म्यूज़ियम में मतलब अभी भी अगर बहुत सी चीज़ें शायद हमसे रह गई हों, लेकिन हमने कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम में हम शामिल करें चीज़ें। तो अभी अब जितना हो सका हमने कोशिश की मैक्सिमम। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कोशिश करें कि अगली वीडियो में कुछ बेहतरीन और भी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। कैमरामैन फ्रांसिस के साथ अतीक खालिद धनियाल को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।